नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री बीए फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1, जिसमें आपको पढ़ना है प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानना है। एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट पीरियड में जो भारत की स्थिति रही, उसमें राज्य की स्थिति क्या रही, अर्थव्यवस्था कैसी रही और समाज के बारे में कैसा व्यवस्था रही है, उसके बारे में जानना, उसके प्रश्नों को आपको समझना है। एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एएसी 203 वाला जो पेपर होता है और एएसी 204 वाला जो पेपर होता है, उन दोनों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार जो था, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। उपनयन संस्कार माने होता है, उप माने होता है उपनयन, यानी गुरु के समीप जाना ही उपनयन संस्कार का अर्थ कहलाता है। समीप ले जाना उपनयन का अर्थ होता है। किसके समीप? गुरु के समीप जाना। ठीक है, उपनयन संस्कार में ही आप देखते हैं कि वो यज्ञोपवीत व्यक्ति पहन करके फिर वेद पढ़ने का अधिकारी होता है और वो पढ़ता रहता है। प्रवज्जा संस्कार ये बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में जो है विद्या अध्ययन का या बौद्ध भिक्षु बनने का एक संस्कार होता है। बिस्मिल्लाह संस्कार 4 साल 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन में संस्कार होता है जब बच्चा हो जाता है। बिस्मिल्लाह सानी या बिस्मिल्लाह खानी होता है, मुसलमानों की शिक्षा से संबंधित है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में आप देखते हैं जैसे कि जादू टोना टटका इन सभी के बारे में और जो औषधि वगैरह के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, देवताओं के आवाहन के मंत्र हैं। यजुर्वेद में आप देखते हैं जैसे कर्मकांड वगैरह के बारे में बढ़िया तरीके से बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्म कांड का उल्लेख है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद में जैसे पूजा कैसे करवानी है, यज्ञ का विधान, पूरा यज्ञ कैसे करवानी है, कितने ऋषि मुनि करके करवाएंगे, विभिन्न वेदी कैसे बनाई जाती है, ये सब जितना भी कर्म कांड होता है, पूजा कैसे करवानी है, कौन कौन से मंत्र होंगे, सब कुछ जानकारी कर्म कांड वाली जितनी है वो यजुर्वेद में दी गई है। मंत्रों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। सभी मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया, जैसे कि ब्रह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजान्याकृता उरु तदस्वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायतः चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद वायुष्या प्राणश्या मुख दग्निरजायतः। ठीक है, या ऐसे ही आप देखते हैं आनो भद्रः क्रतवो यंतु विश्वतो आपधासो परिता सा उद्भिदा सतमिन्नो। ठीक है, इस तरीके से स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, ये सारे मंत्र आप देखेंगे यजुर्वेद में ही उल्लेखित है। यजुर, यहाँ तक कि जो गायत्री मंत्र है, सबसे प्रचलित मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इदम गायत्री इदम नम, ये सारे मंत्र जो आप देखते हैं, ये सब मंत्र जो है आपको वहीं पर मिलेंगे। ऐसे ही पृथ्वी धामुते माम द्रव्यम कविसाह विसाविधम दक्षिणा प्रेम सहिता यथा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलता है। ये मंत्रों का उल्लेख, जितने भी मंत्र का उल्लेख, कांडात कंडात प्ररोहंती परुषा परस्पर, ये सारे आपको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर बेटा? यजुर्वेद में। आयुर्वेद की बात की तो आयुर्वेद का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद जो बना है अथर्ववेद से ही बना हुआ है। जितने भी औषधि वगैरह, कौन सी जड़ी बूटी का उल्लेख क्या है, क्या नहीं, जड़ी बूटी का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब जानकारी आपको अथर्ववेद में मिलेगी। और संगीत के बारे में, जैसे संगीत में जो है धागे नाती नाका धीना का जो हो, या सारेगामा पधनी की बात हो, या जो भी शास्त्रीय संगीत है, वो सब का सब जो है सामवेद से निकला हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो मंत्रों का उल्लेख है, मतलब कि ऋग्वेद में है, कर्मकांड यजुर्वेद में है, संगीत सामवेद में है। बचा कौन आपका? रोग निवारण औषधियों के बारे में और जादू टूना टटका, जितना तंत्र मंत्र दुनिया भर का होता है, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। मंत्र नहीं बल्कि तंत्र वगैरह, जादुई शक्ति, ठीक है, ये सब आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत। उपनिषद, उपनिषद माने होता है वेदों का अंत, यानी वेदांत माने होता है वेद का अंत। वेदांतों की संख्या कितनी है? कितने वेदांग है? वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग की बात की है तो वेदांगों की संख्या 6 वेदांग है। कौन कौन से वेदांग है बेटा? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है आपका क्या?
तीसरा है आपका व्याकरण, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है छंद और छठवा है निरुक्त। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये 6 वेदांगों की संख्या है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? व्याकरण की सबसे पहली रचना जो लिखी गई है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई, उसका नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, ये बात ध्यान रखेंगे। पतंजलि की रचना है महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि की महाभाष्य है। यजुर्वेद तो आप जानते ही हैं, ये वेद है जिसमें जो है मंत्रों का उल्लेख है, कर्म कांडों का उल्लेख है। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन से, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। ठीक है, व्याकरण का पहला ग्रंथ है। कालिदास की बात की तो कालिदास की रचना रघुवंशम। ठीक है, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, महर्षि वेदव्यास जी ने क्या लिखा है? जो है महाभारत नाम का एक महाकाव्य लिखा है, महाभारत। ठीक है, अष्टचक्र, ये तो अलग की बात है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था जो थी वो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। बाद में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था में जैसे कि आप देखते हैं 4 वर्णों की बात करी गई, कौन कौन से? ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद, बाहुराजान्याकृतः, उरुतदस्य वैश्याः, पदभ्याम शूद्रौ अजायतः। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखमंडल से, तो पहला कौन सा ब्राह्मण? भुजाओं से क्षत्रिय, दूसरा क्षत्रिय। तीसरा उरु यानी जंघा, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई, उरु तदस्य वैश्याः, पदभ्याम शूद्रो अजायतः, और चरणों से, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये 4 वर्ण जो थे ये पूरे शरीर को एक प्रकार से प्रतीक मान करके बनाए गए। ये 4 वर्ण जो है बहुत ही जबरदस्त है, ये बात ध्यान रखेंगे। और चारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे ब्राह्मण जो होता था बेटा, ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो ये शिक्षा का अध्ययन, मतलब शिक्षा देना लेना इसका काम, दान लेना दान देना, ये सब काम, यज्ञ करना करवाना, ये सब काम ब्राह्मणों को होता था। क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, गऊ की रक्षा करना और अपने राज्य की रक्षा करना, राजपाट चलाना, ठीक है, राजनीतिक मामले देखना, ये सब काम होता था। यज्ञ वगैरह करना करवाना, मतलब करवाना नहीं बल्कि करना, यज्ञ करना जो है राजा महाराजा लोग किया करते थे ब्राह्मणों को बुला करके। तीसरे जो है उनका नाम है वैश्य। वैश्य की अगर बात की तो वैश्य लोग जो बनिया वगैरह का काम करते हैं, बेसिकली व्यापार करते हैं। ठीक है, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित थे। ठीक है, ये लोग। इसके अलावा चौथा होता है शूद्र, वैश्य। शूद्र जो है चौथा होता है, ये सभी की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जो व्यक्ति सेवा करता था उसको शूद्र कह दिया गया। जो व्यक्ति जो है दिमाग था उसके पास, व्यापार करता था, उसको वैश्य कहा गया। जिसके भुजाओं में ताकत थी, जिसके भुजाओं में बल थी, उसको क्षत्रिय कहा गया। और जिसके दिमाग था, जिसके पास बुद्धि थी, जिसके पास प्रकांड विद्वता थी, उसको ब्राह्मण के नाम से जाना गया। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके ये चीज़ें, ये परंपरा चलती रही। आप देखते हैं जन्म से ब्राह्मण थे कौन? परशुराम जी, लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय थे। ऐसे ही आप तमाम प्रकार के और लोगों को देखेंगे, आप द्रोणाचार्य को देख लीजिएगा। ठीक है, वो एक प्रकार से क्या थे? द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे, क्षत्रियों वाला पूरा कर्म करते थे। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि जरूरी नहीं था कि हाँ तो उनको क्षत्रिय, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये जो मापदंड था ये जन्म पर आधारित और कर्म पर आधारित, जन्म और कर्म दोनों का मिला जुला रूप आपको दिखता है। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो ये पहले जो है व्यवसाय के हिसाब से इसको कर्म जो है वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी, धीरे धीरे करके इसने जन्म पर आधारित व्यवस्था का रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र एक रचना है जिसको लिखा है कौटिल्य ने। कौटिल्य का पूरा नाम है चाणक्य। इनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की रचना को लिखा है। वाल्मीकि जी की रचना का नाम है, महर्षि वाल्मीकि की रचना का क्या नाम है? रामायण, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है। कालिदास की रचना आप जानते हैं, वेदव्यास महाभारत को लिखते हैं। मेघदूतम के रचयिता कौन है? मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संग, ये सब तमाम प्रकार की रचनाएं जो लिखी हैं कालिदास ने लिखी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से तमाम सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कालिदास की प्रथम रचना का क्या नाम था? कालिदास की प्रथम रचना है ऋतु संहारम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी रघुवंश, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी रचनाएं कालिदास की ही हैं। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ऋग्वेद के रचनाकार हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है ऋग्वेद के रचनाकार माने जाते हैं। देखिए, वेदों की रचना किसी एक पुरुष ने नहीं करी, किसी एक व्यक्ति ने नहीं करी है, बल्कि वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, चूंकि इसको देवताओं के द्वारा कहा गया है और इसको ऋषि मुनियों ने सुना और उसको याद कर लिया और ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को बताया।
इस तरीके से एक श्रुति परंपरा में, वेदों को सुनने की परंपरा में आगे बढ़े हैं। वेदों का लेखन जो है पहले नहीं शुरू हुआ था, वेदों को लिखा नहीं गया था। वेदों की जो परंपरा है बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। वेद आज से बहुत हजार साल पहले जो है आए, कम से कम 5 से 6 हजार वर्ष पहले वेदों की रचना हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और लेकिन कुछ विद्वान जो विदेशी विद्वान है वो इन बातों को नहीं मानना चाहते, क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि भारत का जो है कोई ग्रंथ सबसे आगे हो सकता है, इसलिए वो लोग उतना ज़्यादा इस पर उतना रिसर्च नहीं करते। आप वेदों में देखेंगे सरस्वती नदी का उल्लेख है। सरस्वती नदी आज से कम 6-7 हजार साल पहले जो है बहा करती थी। अब आप सोचो उस नदी का उल्लेख वेदों में किया गया है और बताया था कि 6-7 हजार साल पहले वो नदी लुप्त हो गई। तो जब लुप्त हो गई तो वैदिक समाज को तो पता ही नहीं होना चाहिए था 2-5 हजार साल पहले तो, लेकिन पता है, इसलिए पता है चूंकि वो वैदिक काल में ही सरस्वती नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया सरस्वती नदी का। तो विश्वामित्र जो है इसके मतलब जो है सर्वे सर्वा मतलब कह सकते हैं इसका संकलन वगैरह किया, इसके बारे में लिखा। तो कहीं ना कहीं पे अलग अलग विद्वानों के द्वारा चीजें हुई हैं। वेद किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखे नहीं गए, वेदों को श्रुति कहा जाता है, बात भी ध्यान रखेंगे। वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन था दूध और इसके उत्पादक दूध से बने पदार्थों का सेवन करते थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद जो है शब्द विद धातु से बना हो। किस धातु से बेटा? वेद शब्द विद धातु, संस्कृत का एक धातु है विद, उससे बना हुआ है वेद, इसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत भाषा जो भाषाओं में मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती संस्कृत, उसी में वेद लिखे गए, उसी में उपनिषद लिखे गए, उसी में पुराण लिखे गए, उसी में धर्म सूत्र लिखे गए, उसी में महाकाव्य लिखे गए, खास करके रामायण और महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य की रचना भी संस्कृत भाषा में ही हुई। संस्कृत के बाद में पाली भाषा आती है जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। प्राकृत भाषा आती है, उसके बाद में जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद में पाली के बाद में अपभ्रंश और अवहट्य आते हैं। फिर उसके बाद में हिंदी भाषा का उदय होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। आर्यों के द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? आर्यों के द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? देखिए, आभूषण बनाना जानते थे, कुम्हारी मतलब ये सब भी कला जानते थे, बढ़ई गिरी भी जानते थे, चाक वगैरह पर बर्तन बनाना भी जानते थे, लेकिन लोहारी गिरी लोहे की चीजों को नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से प्राचीन भारतीय शिक्षा की विधियां थीं। प्राचीन भारतीय शिक्षा की विधियां, वाद विवाद विधि बिल्कुल, मौखिक शिक्षा और अग्रशिष्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी जो है विधियां वैदिक कालीन शिक्षा की, प्राचीन भारतीय शिक्षा की थी। टोल होता था, टोल क्या होता था? आजकल का टोल प्लाजा टोल नहीं होता था। जहां संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी उसी को टोल कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से प्राचीन भारत की शिक्षण संस्थाएं थीं। प्राचीन भारत की शिक्षण संस्थाएं जो थीं, चरण, टोल, घटिका, इन सभी जगहों पर दी जाती थी। ये सभी संस्थाएं थी, चरण, टोल और घटिका, इन सभी पर भारत में शिक्षा दी जाती थी प्राचीन भारत में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से वैदिक काल में पाठ्यक्रम थे। वैदिक काल में पाठ्यक्रम जो थे, वित्तीय विषयों का समावेश उसमें किया जाता था, जिसमें जैसे व्यापार वगैरह के बारे में, पैसा धन कैसे कमाते हैं, ये सभी बताया जाता था। धार्मिक तत्वों की अधिकता मिलेगी, धर्म को प्रधानता दी गई है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ में पुराण और इतिहास का समावेश भी इसमें आपको खूब मिलेगा। तो वैदिक काल के पाठ्यक्रम में चीजें आपको मिलेंगी। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था? ये मगध में स्थापित था। मगध कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी बेटा? सम्राट कुमारगुप्त के द्वारा करी गई थी, गुप्त सम्राट थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी थी? गुप्त वंश के सम्राट किसने? समुद्रगुप्त मतलब कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी थी? 225 से 250 55 ईसा पूर्व के आसपास। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मध्यकालीन युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा, मतलब किस स्थापना किसने द्वारा किया गया था? मध्यकाल युग में नालंदा विश्वविद्यालय, धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे उसने एक प्रकार से इसको और मोटिफाई करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, मौर्य काल में आयात कर को क्या कहा जाता था?
मौर्य काल में आयात कर को प्रवेश कहते थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और निष्क्राम्य कहते थे निर्यात कर को। आयात माने तो खरीदने, आप कोई चीज़ खरीदते थे तो मौर्य काल में खरीदने पर आपको जो टैक्स देना पड़ता था, उस कर को कहते थे हम लोग, क्या कहते थे, उस कर को बोलते थे प्रवेश। खरीदने वाले कर, कोई सामान आप खरीदते उस पर जो टैक्स देते थे उसको हम प्रवेश बोलते थे, और कोई चीज़ हम बेचते थे और उस पर जो टैक्स लगता था उसको हम लोग निष्क्राम्य बोलते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवेश। अगला क्वेश्चन से विश्व के प्रथम बंदरगाह का वर्तमान नाम। विश्व के प्रथम बंदरगाह का वर्तमान नाम है मंगरोल बंदरगाह, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बंदरगाह पर जहाजें बड़ी बड़ी खड़ी होती हैं, उसी स्थान को बंदरगाह कहते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन, ऐसे ही पानी के जहाज का स्टेशन होता है बंदरगाह। अगला क्वेश्चन आ चुका, भांसक किस धातु का सिक्का था। भांसक, भांसक जो था तांबे के सिक्के को भांसक कहते थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से कर और नावों पर लगने वाले कर को वसूल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। तो कर और नावों पर लगने वाले कर को वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसको हम तारीख कहते थे प्राचीन काल में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, खास करके मौर्य काल में। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस प्राचीन शहर का विस्तृत विवरण चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपने वृत्तांत में किया है। ह्वेन सांग की पुस्तक का नाम है सी यू की, ठीक है। ये भारत में आया था, स्टडी के लिए, अध्ययन करने के लिए आया था। इसी ने कहा कि जो है हरियाणा के किस प्राचीन शहर का विस्तृत विवरण चीनी या तीर्थयात्री ह्वेन सांग ने किया था। तो थानेश्वर का उल्लेख किया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक यानी कि खोजकर्ता ने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज करी थी। उसका नाम है वास्को डिगामा। कोलंबस ने नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज करी थी, लेकिन वास्को डिगामा ने 1498 में कालीकट नाम के स्थान पर पहुंचता है भारत में, और इसीलिए पुर्तगाली अन्वेषक यही सबसे पहले, इसीलिए इसको भारत का खोजकर्ता भी कहते हैं। तो पुर्तगाल से जलीय मार्ग के द्वारा भारत आने का कोई मार्ग नहीं था, स्थल मार्ग से व्यापार होता था, मसालों की व्यापार हुआ करते थे। अब चूंकि मसालों का व्यापार बंद हो चुका था, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो चुका था, सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो स्थलीय मार्ग से व्यापार बंद हो चुका था। तो पुर्तगालियों को लगने लगा कि भाई अब जो है जलीय मार्ग की खोज करें ताकि भारत में पहुंचा जा सके। तो जलीय मार्ग के द्वारा भारत की खोज करी थी किसने, वास्को डिगामा ने। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी। भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने करी थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तमाशांत द्वीप होता हुआ आया था ये। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो पुर्तगालियों को जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, डी ऑप्शन। प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित स्वर्णद्वीप की संज्ञा किसको दी जाती है। स्वर्णद्वीप किसको कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया को स्वर्णद्वीप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सोने की चिड़िया तो भारत को कहते थे। अगला क्वेश्चन से उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत का व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पहो नाम की एक रचना है, ये जो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में कुछ नहीं बताती है। बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया है, 1000 मतलब 100 ईसा पूर्व के आसपास की रचना है मिलिंद पहो। भारत के समुद्री इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है। भारत के समुद्री इतिहास का आरंभ जो है माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला सबसे पहला व्यक्ति बताएं। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज करने वाला पहला व्यक्ति मतलब जो पुर्तगाली जो थे। संगम काल में रोम तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्य संबंध थे, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संगम काल में रोम तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्य संबंध जो थे वो शराब के हुआ करते थे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आ चुका है, मानव जीवन का सबसे प्रथम आश्रम, मानव जीवन का सबसे प्रथम आश्रम क्या था बताएं। मानव जीवन का सबसे प्रथम आश्रम जो था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम की अगर बात की तो ब्रह्मचर्य आश्रम को 25 साल, ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। सभी आश्रमों की आयु 25-25 साल थी, तो 4 आश्रम थे, तो 4 गुणे 25 आप कर दें, तो कुल मिलाकर के मनुष्य की उम्र कितनी मानी गई थी, 100 साल का एक व्यक्ति माना गया था कि 100 साल एक व्यक्ति जिंदा रहता है। 25-25 साल का एक एक आश्रम था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहला आश्रम है, 25 साल तक चलता है, 0 से लेकर के 25 साल तक, जिसमें बच्चा जो होता है अध्ययन अध्यापन मतलब अध्ययन वगैरह करता है, सीखता है, तमाम सारी चीज़ें गुरुकुल में पढ़ाई करता है, वैदिक चीज़ों को सब कुछ जानता है। उसके बाद में 25 साल के बाद में वो जो है शादी होती है उसकी, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है 25 साल में, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है कब, 25 साल में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है वो, ठीक है। 25 साल से लेकर के 50 साल तक का जो आश्रम होता है, दूसरा आश्रम, वो होता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति की शादी होती है, अपनी बीवी और अपने बच्चों की देखभाल करता है, ठीक है। उनके और जो आने वाले श्रद्धालु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनका देखभाल दान वगैरह देता है,
पुरुषार्थों को कमाता है इसी में, गृहस्थ आश्रम में। जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता है और 50 साल से लेकर 75 साल की अवस्था आती है, इसी को वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ माने होता है जंगल की ओर प्रस्थान करना, यानी कि अब जो है माला मंत्र ले लियो, जका कलयुग में कहते हैं माला मंत्र ले लियो। तो माला वाला लेने का समय, माला मंत्र लेने का समय 50 साल का होता है। 25 साल आपने गृहस्थ आश्रम का एंजॉय किया, अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन किया। 50 साल के बाद में दोनों जो है पति पत्नी, आप जो है चाहे बाहर निकल जाएं, तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं, या घर के बाहर ही रहें आराम से, और भगवान भजन में जो है लिप्त रहें, और जो अनुभव है वो लोगों को बताएं, गृहस्थ का अनुभव बताएं, जो ब्रह्मचर्य में आपने सीखा उसके बारे में लोगों को बताने का प्रयास करें, ताकि जो है आगे आने वाली पीढ़ी भी अच्छे तरीके से इस परंपराओं का पालन कर पाए। उसके बाद में 75 के बाद में अगर आप जिंदा उंदा रहते हैं, तो उसके बाद में जो है आप जो है सन्यासी बन सकते हैं। आप जो है सन्यासी एक बट वृक्ष के नीचे आराम से बैठ करके जो है श्री राम नाम की माला लेकर के आराम से जो है माला जपते रहें, ठीक है। चाहे जो भी जो है जिस भगवान की पूजा करते हैं उनकी अपना नाम जप करते रहें, आराम से जीवन यापन आपका हो जाएगा। तो ये 4 आश्रम है। चारों आश्रम जो है ये एक प्रकार से पड़ाव है मोक्ष प्राप्ति तक के, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य क्या है। देखिए, मनुष्य के अंतिम जीवन का जो परम और चरम लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष का मतलब होता है इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। मतलब कि इस 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में तब ये मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसे मनुष्य का शरीर जब मिला है आपको, तो फिर आप तमाम योनि में भ्रमण करने के बाद में, तो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मिला, ताकि आप आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएं, आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। यही हर व्यक्ति चाहता है। तो भारतीय धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति करना ही है। 4 आश्रम होते हैं, ऐसे ही 4 आपके पुरुषार्थ होते हैं। चारों आश्रम में चारों पुरुषार्थों को किया जाता है। सबसे लास्ट पुरुषार्थ होता है मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति के लिए हम धर्म, अर्थ और काम इनकी प्राप्ति करते हैं। इन तीनों का सामंजस्य अगर सही तरीके से बैठ जाता है तो हमको मोक्ष मिल जाता है। धर्म माने होता है किसी भी काम को करना। ऐसे मान लेते हैं मैं टीचर हूँ, तो टीचर का धर्म क्या है कि पढ़ाना बच्चों को, तो यहाँ पर मैं टीचर धर्म हो गया, ठीक है। तो ये धर्म है मेरा, ठीक है। ऐसे ही अर्थ, अर्थ का मतलब होता है कि धर्म में बताया गया, जैसे आप मान लेते हैं आपका धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म में तमाम प्रकार के कर्म बताए गए हैं आपको करने के लिए। सात्विक कर्म है तो आप उनको करिए, लेकिन पैसा रुपया कमाना है, क्यों? चूंकि आपको काम की पूर्ति करनी है। काम माने क्या होता है? जीवन की इच्छाएं। मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको अर्थ की जरूरत पड़ती है, यानी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसा व्यक्ति कैसे कमाता है? अपने कर्म करके, अपने धर्म को निभा करके, अपने कर्म को करके। क्योंकि धर्म माने होता है धारण करना। कोई भी काम, जैसे अब मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना कर्म नहीं करूंगा, यानी मैं अपने धर्म से विमुख हो रहा हूँ, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरा जो कुछ रुपया बनता 16-32 आना आता है यूट्यूब से, वो भी आना बंद हो जाएगा, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत रोजी रोटी चल जाती है वो भी बंद हो जाएगी अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी जब भी आपकी, चूंकि अनंत इच्छाओं की पूर्ति करनी है आपको, जो तमाम इच्छाएं हैं मनुष्य की, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको क्या कर चाहिए? तो जरूरी चाहिए, हमको धन की जरूरत पड़ेगी, पैसे रुपए की। पैसा रुपया कैसे हमको करना? अपने धर्म को, अपने धर्म का पालन करके, अपने कर्म का कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हमको पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। ये तीनों आपके जो है पुरुषार्थ कंप्लीट जब हो जाते हैं, इनका तालमेल अच्छे तरीके से बैठा लेता है जो व्यक्ति, उसी को चौथा पुरुषार्थ मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति उसकी हो जाती है। आवागमन के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अगर आपके मन में इच्छाएं बच जाती हैं बेटा, तो आपको मोक्ष नहीं मिलता है, ठीक है। तो इच्छाएं पूर्ण होना ही मोक्ष प्राप्ति होता है, ठीक है। आपकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं तो आपको मोक्ष मिल गया, समझो, इसी जीवित शरीर पर ही। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जीवन काल की प्रारंभिक शिक्षा किस आश्रम में दी जाती है। जीवन काल की प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाती है वो दी जाती है ब्रह्मचर्य आश्रम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 4 आश्रम में सबसे अंतिम आश्रम कौन सा है? तो चारों आश्रमों में से सबसे अंतिम आश्रम होता है संन्यास आश्रम, 75 से 100 वर्ष तक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस आश्रम में व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है? तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आश्रम में उपनयन संस्कार की क्रिया होती है? उपनयन संस्कार की क्रिया जो होती है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में होती है, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सगे भाई बहन कहलाते हैं, सगे भाई बहन को हम सहोदर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोगेमी, एक पत्नित्व विवाह में कौन शादी करता है? मोनोगेमी यानी एक पत्नित्व विवाह में एक महिला एक पुरुष से शादी करती है। और पॉलीगेमी जो होता है बहुपत्नित्व विवाह, उसमें क्या होता है? कई पत्नियां होती हैं एक पुरुष के, ठीक है। कई पत्नियां होती हैं एक पुरुष के, ये बात ध्यान रखेंगे।
बहुपद विवाह एक होता है जिसमें कई पत्नियां हो, कई पति होते हैं एक पत्नी के, और बहुपति मतलब कि बहुपद विवाह में कई पति होते हैं, बहुपत्नी विवाह में कई पत्नियां होती हैं एक पुरुष के। अगला क्वेश्चन से, विवाह स्त्री और पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। विवाह की परिभाषा किसने दी है? इसको दिया लूसी मेयर साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन मैरिज इन इंडिया नाम की पुस्तक को लिखा है बेस्टर मार्क साहब ने, और उन्होंने कहा कि विवाह का स्वरूप ही सबसे अच्छा स्वरूप माना जाता है। अगला प्रश्न, विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। यह संबंधित है। विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है, यह संबंधित है। बोगाडर्स ने इस बात को कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विवाह के मुख्य उद्देश्य हैं। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यौन संतुष्टि करना, आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, संतानों का पालन पोषण करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह के सारे उद्देश्य होते हैं। यौन संतुष्टि यानी कि सेक्स की संतुष्टि हो जाती है इससे, साथ ही साथ में आर्थिक सहयोग मिलता है। पुरुष और पत्नी एक साथ, मतलब पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। संतान भी अगर होती है दोनों के बीच में यौन संतुष्टि के तदुपरांत, उसके बाद में संतानों का पालन पोषण भी परिवार के माध्यम से अच्छा हो जाता है। एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना जाता है, यह कथन किसका है? ये कथन प्रोफेसर वेस्टरमार्क का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रातुक बहुपद विवाह, भ्रातुक माने होता है जब भाई भाई, जैसे एक बड़े भाई की शादी हुई किसी महिला से, वो महिला ऑटोमेटिक 3-4 भाई जो और हैं उनके पति ऑटोमेटिक हो जाता है। तो भ्रातुक बहुपद विवाह भारत की किस जनजाति में पाई जाती है? तो भ्रातुक बहुपद विवाह जो होती है वो जो है टोडा जनजाति हो गई, खस जनजाति है, कोटा जनजाति, इन सभी में पाई जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न, राजा बनने के लिए सबसे बड़ा यज्ञ होता है। राजा बनने के लिए सबसे बड़ा यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ जो है राजा बनने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र के अनुसार राज्य तथा शासन से संबंधित ज्ञान की शाखा का नाम है। शुक्र के अनुसार राज्य तथा शासन से संबंधित ज्ञान की शाखा का नाम है नीति शास्त्र। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पंचायती राज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन गांधी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? आर्थिक सिद्धांत पूछा गया है ना। अहिंसा तो इनका जो है आध्यात्मिक है, तो अहिंसा नहीं, पंचायती राज जो है इनका गांधीवाद का एक आर्थिक सिद्धांत है, पंचायती राज। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत के राज्य प्रशासन से संबंधित थी? कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी? तो जनपद जो थी वही थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप था राजतंत्र, मोनार्की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का क्या अर्थ है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अनुसार धर्म का क्या अर्थ होता है? धर्म का अर्थ है परंपरा और विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? देखिए, राज्य की उत्पत्ति के तमाम सारे सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत है, ठीक है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके अलावा और भी तमाम शक्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके अलावा आपका मॉडर्न थ्योरी तमाम सारी है, और सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, ठीक है, और विकासवादी सिद्धांत। इनमें से भी आपका पूछा गया है कौन सा सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं मिलता है भारतीय राजनीतिक चिंतन में? तो वो विकासवादी सिद्धांत मिलता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये सब मिलता है। शक्ति का सिद्धांत भारतीय राजनीतिक चिंतन में नहीं मिलता, बाकी सभी में मिलता है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति बनाने से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जो किससे संबंधित? धन के उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अंग नहीं है? तो अरि, मित्र और विजिगीषु ये सब मंडल राज्य के अंग हैं, ठीक है। जबकि अरि माने होता है दुश्मन राज्य जो होता है, मित्र राज होता है एक होता है विजिगीषु राज, जो विजय करने की इच्छा रखता है उसको विजिगीषु राज कहते हैं। उसी विजिगीषु का एक मित्र होता है और उसी विजिगीषु का एक शत्रु होता है। शत्रु का एक मित्र होता है, मित्र का भी मित्र होता है। इस तरीके से ये सिस्टम बनता है, इसीलिए 7 अंग बताए गए हैं, ठीक है।
एक तो बिजिगिसु हो गया, बिजिगिसु का मित्र हो गया, दो हो गया, और बिजिगिसु मित्र का मित्र हो गया, तो तीन ये हो गए आपके, ठीक है। और तीन ऐसे हो जाते हैं आपके जो है बिजिगिसु का आर्य यानी दुश्मन, फिर दुश्मन का मित्र हो गया, तो तीन दो पाँच, मतलब दो ये और दो और होते हैं, ठीक है। मित्र का मित्र, मित्र का दुश्मन, तो इस तरीके से तमाम चीजें बताई गई हैं। यह किस महाकाव्य में कहा गया है कि यदि दंड धारक राजा पृथ्वी पर ना हो तो सबल निर्बलक सबल निर्बल के भक्षण उसी प्रकार करेंगे, सबल निर्बल का भक्षण इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार से जल में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो मत्स्य न्याय हो जाता है महाभारत में कहा गया है कि जैसे बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खा जाती है, तो वही चीज यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में एक क्षण में राजा को गोपति जाता है, जिसका अर्थ होता है, वैदिक युग में एक क्षण में राजा को गोपति कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, मवेशियों का स्वामी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वैदिक काल में जिसके पास जितना ज्यादा गाय होती थी उसको उतना ज्यादा ही जो है धनी समझा जाता था। गायों के आधार पर ही राजाओं महाराजाओं की जो है उनका खजाना या धन देखा जाता था। जिनके पास जितनी गाय वो राजा उतना धनी होता था। गाय को अघन्या कहा जाता था वैदिक काल में। अगर गाय को मारते थे व्यक्ति तो उसके लिए पाप लगता था, गाय को मारने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में राजा जो लोगों से कर वसूलता था उसको बोलते थे बलि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक बताएं। अरस्तु, कौटिल्य, सावरकर या रूसो? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सप्तांग सिद्धांत की बात की तो सप्तांग सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 अंग है राज्य के, जैसे कि एक होता है राजा, ठीक है, यानी कि स्वामी। दूसरा होता है अमात्य यानी कि जो मंत्री है। तीसरा होता है जनपद यानी कि जैसे राज्य हो गया। चौथा होता है आपका जो है दुर्ग यानी किला जो होता है वो। पांचवा होता है, ठीक है, पांचवा क्या होता है बेटा? पांचवा होता है कोष यानी कि जिसमें धन वगैरह रखा जाता है। छठा होता है आपका छठा कौन सा होता है? दंड या सेना, ठीक है। और अगला होता है आपका सातवां होता है वो होता है मित्र, ठीक है, या दोस्त, जो राजा का एक दोस्त या राज्य का दोस्त हो रहा है। जो राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में बताया है कि ये सब राज्य होने चाहिए, ठीक है। दुर्ग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि औद्योगिक दुर्ग, पारबत दुर्ग, धानव दुर्ग, वन दुर्ग, ये सब जो है दुर्ग होते हैं। औद्योगिक दुर्ग जो होता है जिसके आसपास पानी हो, नदियां हो, तालाब हो, यानी कि जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको औद्योगिक दुर्ग कहते हैं। पार्वत दुर्ग जो चारों तरफ से चट्टानों या पहाड़ों से घिरा होता है उसको पर्वत दुर्ग कहते हैं। धानवन दुर्ग कहते हैं जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो, यानी कि भूमि, यानी कि चारों ओर एकदम से रेत ही रेत हो, ठीक है। और अगला होता है वन दुर्ग, जिसके चारों ओर जंगल हो, वन हो, कांटेदार वृक्ष हो, झाड़ियां हो, वो सब होता है आपका वन दुर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था के समर्थक थे? कौटिल्य जो थे कैसी शासन व्यवस्था के समर्थक थे बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य जो थे कैसी शासन व्यवस्था के समर्थक थे? तो कौटिल्य राजतंत्र यानी मोनार्की के समर्थक थे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह मंडल कहलाएगा? कितने राज्यों के समूह को मंडल कहा जाता था? तो 12 राज्यों के समूह को मंडल कहते थे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कितने अध्याय हैं? 150 अध्याय हैं। और कितने प्रकरण हैं? 180 प्रकरण हैं इसमें, ठीक है। कौटिल्य ने 60 गुण नीति के कितने लक्षण बताए? 60 गुण नीति में 60 मैंने होते 6, तो 60 गुण नीति में 6 लक्षण बताए हैं। मौर्य साम्राज्य कैसा था? मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत था, जिसमें अब देते हैं अखंड भारत की बात करी गई थी कौटिल्य के द्वारा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इकट्ठा किया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के स्तंभ से लिया गया। सारनाथ में जो स्तंभ है, बनारस में सारनाथ पड़ता तो वहीं से लिया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया इस चीज को। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था कितने भाग में बटे हुए थे बताएं? मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था कितने भाग में बटी हुई थी? तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंबोज, कंधार, कश्मीर, ठीक है, उत्तरापथ अफगानिस्तान, ठीक है, पंजाब, तक्षशिला मतलब राजधानी, काठियावाड़ गुजरात, मालवा, तमाम सारी चीजें थी, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक थे कौन बताएं? गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 275 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक का समय काल है गुप्त श्री गुप्त का। अगला प्रश्न, गुप्त किसके सामंत थे?
गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी? तो गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी? चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 319 ईस्वी से लेकर 334 तक शासन किया था चंद्रगुप्त ने। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त वंश की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। बी ऑप्शन। वैष्णव धर्म के मानने वाले थे गुप्त वंश के शासक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज कहा गया है किसको? समुद्रगुप्त को, चूंकि बीड़ा वादक भी अच्छा था और कवि कविताएं भी मतलब कवि भी था। सी ऑप्शन। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को मानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर को। वैसे स्थापना जो है किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी। गुप्तकालीन केंद्रीय शासन में सारी शक्ति निहित रहती है किसमें? गुप्तकालीन केंद्रीय शासन में सारी शक्ति निहित रहती है किसमें? राजा में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित थे, तो ये एक प्रकार से रणमांडगारिक जो है सैन्य व्यवस्था से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका, गुप्त शासन व्यवस्था कैसी थी? गुप्तकालीन शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था क्या थी? गुप्तकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी? बी केंद्रीकृत सत्ता थी। ऑप्शन नंबर इसका मतलब सत्ता कई भागों में बटी हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी। गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो थी प्रांतीय शासन, केंद्रीय शासन और जिले का शासन, इन सभी में बटी हुई थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? मंत्रियों की नियुक्ति जो होता था वो सम्राट स्वयं किया करता था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में सचिव या मंत्री को राजा की कौन सी आंख माना गया है? अभिलेखों में सचिव या मंत्री को राजा की कौन सी आंख माना गया है? तो राजा की तीसरी आंख माना गया है मंत्री या सचिव को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार के कारण प्रांतों में विभक्त था, जिसे कहा गया? गुप्त साम्राज्य के सीमाओं के विस्तार, चूंकि बहुत बड़ी सीमा गुप्त साम्राज्य की फैल चुकी थी, इसीलिए वो प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको हम मुक्ति कहते थे। आपसे मुक्ति या भुक्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रांतीय शासक की नियुक्ति किसकी द्वारा होती थी? प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रांतीय शासकों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? प्रांतीय शासकों को गोप्त, ऊपरिक महाराज और भौगिक, ये सब कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। गुप्त शासकों के प्रमुख परामर्शदाता को क्या कहते थे? गुप्तकालीन शासकों के प्रमुख परामर्शदाता को कुमार अमात्य कहते थे। क्या बोलते थे? कुमार अमात्य बोला जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जुते हुए खेत का प्रमाण निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला हुआ है वो कालीबंगा से मिला हुआ। सबसे पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है कालीबंगा, वहीं से मिला हुआ जुते हुए खेत का प्रमाण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल टेराकोटा हरियाणा या हिसार में पड़ता है, वहीं से प्राप्त हुआ। बनावली नाम का स्थान है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, बताएं। एक उन्नत एक उन्नत एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। गुजरात के कक्ष में पड़ता धौलावीरा, वहीं से प्राप्त हुआ है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, भारत में किया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए बेटा, बताएं। तो वो पशु है आपका टाइगर, यानी टाइगर का नहीं मिला हुआ है, बाकी गाय, घोड़ा, हाथी सबका मिला हुआ है अवशेष। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी? देखिए जो है किसकी जानकारी नहीं थी?
देखिए गेहूँ की जानकारी थी, आग की जानकारी थी, कुम्हारों की चाक की जानकारी भी थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी के प्रमाण मिलते हैं? किस हड़प्पाकालीन स्थल से धान की भूसी के प्रमाण मिलते हैं? रंगपुर से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगपुर गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ में। मुनक नहर जो हरियाणा में स्थित थी, हरियाणा के किस जिले में से निकलती है? मुनक नहर जो हरियाणा में स्थित थी, हरियाणा के करनाल जिले से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2003 से 2012 में इसका निर्माण हुआ था। 102 किलोमीटर की ये नहर है, मुनक नहर, जो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के जिले के, हरियाणा के हिसार मतलब करनाल जिले से निकलती है। वैदिक काल में सिंचाई के मुख्य साधन, वैदिक काल में सिंचाई के मुख्य साधन थे प्राकृतिक और कृत्रिम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के स्तंभ थे। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के स्तंभ जैसे पशुपालन और उद्योग होता था मौर्य काल में, कृषि भी होती थी, वाणिज्य और व्यापार भी इसमें होता था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर इसका जो है ऊपर तो सभी लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मौर्य काल में प्रधानता थी, मौर्य काल में किसकी प्रधानता थी? मौर्य काल में कृषि की प्रधानता थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को समझा, जाना और परखा। वीडियो में और भी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको 100 से यानी 100 से अधिक प्रश्नों के बारे में बता दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार देता रहता हूँ, ठीक है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है। आप हमारा 2-3 चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में आप देखते हैं अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और लिखित वाले प्रश्नों की पीडीएफ या इन सभी की पीडीएफ प्राप्त करनी है, 91 193 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था हो चुकी है, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपये जमा करने होंगे। आप खुद भी जमा कर सकते हैं, फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस में आपका को करिकुलर का प्रैक्टिस सेट, इन सभी का प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, महामैराथन क्लास, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जिसके माध्यम से आते लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालय में, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ जो है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप तुरंत ज्वाइन कर लें, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा आपको वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, शुक्ला डी पॉइंट नाम से आईडी है, आप हमको फॉलो कर सकते हैं बेटा। आप हमको जो है हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर हमारा, और एक चैनल है बीए करिकुलर, इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शुक्ला डी पॉइंट तो चैनल है ही, ठीक है। धन्यवाद।